अलीज एग्जाम पाठशाला में आपका स्वागत है। तो आज हम जिस अध्ययन सामग्री को डिकोड करने वाले हैं वो है संज्ञा और सर्वनाम। मतलब हर एक पंक्ति को, हर एक अनुक्रम को गहराई से समझने वाले हैं। और इसकी सबसे बड़ी खासियत जो पहली ही लाइन में चमक रही है वो है कि अब हिंदी होगी आसान, नवीन सर की ट्रिक्स के साथ। अरे हाँ, वो ट्रिक्स तो कमाल की हैं। और हमारा उद्देश्य यहाँ सिर्फ ये रटना नहीं है कि कौन सा विकल्प सही है, बल्कि हम हर प्रश्न के पीछे का जो लॉजिक है, जो नियम है, उसे लाइन बाय लाइन समझेंगे। बिल्कुल, क्योंकि जो यूपी पुलिस कांस्टेबल में 37 में से 37 का लक्ष्य रखा गया है, वो सिर्फ रटने से तो मतलब कभी हासिल नहीं हो सकता। सही कहा आपने। तो चलिए बिना किसी देरी के भाग 1 से शुरू करते हैं, जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी प्रॉपर नाउन का रहस्य। हाँ, और इसके प्रश्न 1 से 4 तक जो सवाल हैं वो बहुत ही बुनियादी लेकिन ट्रिकी हैं। तो पहला एमसीक्यू मैं पढ़ती हूँ। सवाल है कि राकेश, रमेश, सीता, श्याम और हिंदुस्तान, इनमें कौन सी संज्ञा है? और इसके विकल्प क्या दिए गए हैं? विकल्प है ए जातिवाचक, बी भाववाचक, सी व्यक्तिवाचक और डी समूहवाचक। देखिए, इसका सीधा और सटीक उत्तर है विकल्प सी यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसके पीछे की जो मास्टर की है वो क्या कहती है? लॉजिक क्या है इसका? लॉजिक बहुत ही साफ है। ये सभी जो नाम आपने लिए, ये किसी विशेष व्यक्ति या विशेष स्थान के नाम हैं। मतलब हिंदुस्तान एक ही है, सीता या श्याम किसी खास को बुलाने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। बिल्कुल, नियम यही कहता है कि ये दुनिया में अकेले हैं। और यहाँ एक बहुत ही सख्त नियम लागू होता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एक वचन होती है, सिंगुलर होती है। हाँ, इसका बहुवचन नहीं बन सकता। चलिए इसी लॉजिक पर दूसरा प्रश्न देखते हैं। पूछा गया है कि हैदराबाद, ये किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? अब आप ही बताइए, जो नियम हमने अभी डिस्कस किया उसके हिसाब से क्या होना चाहिए? हैदराबाद भी तो एक खास शहर का नाम है ना, और दुनिया में अकेला है, तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा ही होगी। एकदम सही पकड़ा आपने। परिभाषा यही कहती है कि जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराए, वो व्यक्तिवाचक है। ठीक है, अब आते हैं तीसरे प्रश्न पर, जो मुझे थोड़ा घुमावदार लगा। प्रश्न है कि आगरा शब्द का बहुवचन क्या होगा? हाँ, ये परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। और पीडीएफ में आप देखेंगे कि आगरे शब्द लिखा है और उस पर एक बड़ा सा क्रॉस लगा हुआ है। मतलब आगरे कहना पूरी तरह से गलत है। बिल्कुल। नवीन सर की ट्रिक यहाँ ये है कि आप खुद से पूछिए, क्या आगरे शब्द सुनने में सही लगता है? नहीं ना? हाँ, अजीब तो लगता है, पर बोलचाल में लोग कह देते हैं। बोलचाल अलग है, व्याकरण अलग है। नियम ये है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन कभी नहीं बनता। प्रॉपर नाउन्स नेवर बिकम प्लूरल। समझ गई। अब चौथा एमसीक्यू देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? विकल्प हैं ए हिमालय, बी गंगा, सी राम और डी पहाड़। तो अगर हम अपना वही दुनिया में अकेले है वाला नियम लगाएं, तो हिमालय अकेला है, गंगा एक ही विशेष नदी है, राम एक विशेष नाम है। लेकिन पहाड़, पहाड़ तो बहुत सारे हैं ना? बिल्कुल, पहाड़ के जैसे दुनिया में और भी पहाड़ हैं, इसलिए ये व्यक्तिवाचक नहीं बल्कि जातिवाचक संज्ञा है। अरे वाह, मतलब जहां किसी के जैसे और हों वो जातिवाचक हो गया। एकदम सही। और यही हमारा भाग 2 भी है, जातिवाचक संज्ञा यानी कॉमन नाउन की पहचान। हाँ, पीडीएफ में प्रश्न 5 से 9 तक इसी पर बात की गई है। तो 5वां सवाल सीधे यही पूछता है कि जातिवाचक संज्ञा की सबसे बड़ी पहचान क्या है? और इसका जवाब उसी एक लाइन में छिपा है, जिसके जैसे और हो। मतलब जिसका बहुवचन बनाया जा सके, जैसे नदी का नदियां, जानवर का जानवरों, पेन का पेन्स, है ना? बिल्कुल, बहुवचन बनना जातिवाचक संज्ञा का एक बहुत बड़ा नियम है। ठीक है, तो अब क्रम के अनुसार 7वें प्रश्न पर चलते हैं। ये थोड़ा ट्रिकी है। प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप या ज्वालामुखी, ये किस संज्ञा में आती हैं? देखने में लगता है कि ये कोई विशेष घटना है, लेकिन ये हमेशा जातिवाचक संज्ञा में आती हैं। ऐसा क्यों? मतलब भूकंप तो एक घटना है ना? तर्क ये है कि प्राकृतिक आपदाओं के अलग अलग प्रकार होते हैं और वो अलग अलग समय पर आती हैं। एक भूकंप नेपाल में आया, एक जापान में, तो भूकंप के जैसे और भी भूकंप हैं। अच्छा, मतलब उनकी पूरी एक श्रेणी है। समझ गई। अब 8वां एमसीक्यू देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? विकल्प क्या है इसमें? ए परिवार,
बी मोहन, सी कृष्णा और डी मनुष्य। यहाँ पीडीएफ में बहुत अच्छे से स्पष्ट किया गया है कि मोहन और कृष्ण तो व्यक्तिवाचक हो गए। अब बचते हैं परिवार और मनुष्य, तो सही उत्तर मनुष्य है ना? क्योंकि परिवार तो समूहवाचक लिखा है। बिल्कुल। मास्टर की बॉक्स कहता है कि मनुष्य के जैसे और भी मनुष्य होते हैं और इसका बहुवचन मनुष्यों बन सकता है। और परिवार कोई जाति नहीं है, बल्कि लोगों का एक समूह है। एकदम सही। दोनों में ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। चलिए 9वें प्रश्न पर आते हैं। पूछा है इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? विकल्प है ए श्याम, बी सेना, सी दुख और डी लड़का। तो शाम व्यक्तिवाचक है, सेना समूह है और दुख भाववाचक है। तो बचा क्या? डी लड़का। हाँ, और यहाँ जो लॉजिक दिया है वो मुझे बहुत पसंद आया, विजुअल रिकग्निशन वाला। बिल्कुल। विजुअल रिकग्निशन यानी आंखों से देखकर पहचानना। लड़का कैसा भी हो, छोटा बड़ा काला गोरा, आप उसे देखते ही पहचान लेंगे कि वो लड़का है। डिग्री पहचान लेते हैं। हाँ, जिसके जैसे और हों और जिसे देखकर पहचाना जा सके, वो जातिवाचक है। अब आते हैं चर्चा के सबसे मजेदार हिस्से पर, भाग 3, भाववाचक संज्ञा और नवीन सर की वो कमाल की ट्रिक। ये हिस्सा मतलब परीक्षा के लिहाज से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो 10वां सवाल है, दुख कौन सी संज्ञा है? उत्तर तो भाववाचक संज्ञा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेकिन यहाँ जो नवीन सर की ट्रिक है, द प्लेट टेस्ट, वो वाकई जबरदस्त है। हाँ, प्लेट टेस्ट। क्या आप इसे थोड़ा समझाएंगे? बिल्कुल। ट्रिक ये है कि आप खुद से पूछिए, क्या आप दुख को एक प्लेट में सजाकर किसी को परोस सकते हैं? हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। बस यही परिभाषा है। जो चीजें दिखाई नहीं देती, जिन्हें हम स्पर्श नहीं कर सकते और प्लेट में परोस नहीं सकते, वो भाववाचक संज्ञाएं होते हैं। ये तो कभी ना भूलने वाली ट्रिक है। अच्छा, 11वां प्रश्न एक विवादित सवाल लगता है। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, यहाँ गांधी में कौन सी संज्ञा है? ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। इसका सही उत्तर है व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन गांधी तो एक सरनेम है ना, तो वो जातिवाचक होना चाहिए। तर्क यही है कि इस विशेष वाक्य में हम पूरी गांधी जाति की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक विशेष व्यक्ति यानी महात्मा गांधी की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो वाक्य के संदर्भ से संज्ञा बदल गई। हाँ, और सबसे बड़ी बात, कई किताबों में इसे जातिवाचक लिखा गया है, जो कि गलत है। आयोग ने इसे आधिकारिक रूप से व्यक्तिवाचक माना है। और आयोग का फैसला ही अंतिम होता है, ये बात तो पत्थर की लकीर है। बिल्कुल। हमें परीक्षा पास करनी है तो आयोग के हिसाब से ही चलना होगा। सही कहा। अब 12वें MCQ पर आते हैं। इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा क्रिया से यानी वर्ब से नहीं बनी है? विकल्प बताइए। ए पढ़ाई, बी लड़ाई, सी कमाई और डी भलाई। तो देखिए, पढ़ाई बनी है पढ़ना क्रिया से, लड़ाई बनी है लड़ना से और कमाई बनी है कमाना से। तो बचता है भलाई। हाँ, क्योंकि भलाई शब्द भला से बना है और भला कोई क्रिया नहीं है, बल्कि एक विशेषण है, एडजेक्टिव है। और इसे पहचानने की भी एक ट्रिक दी गई है PDF में, आदमी वाली ट्रिक। बिल्कुल। किसी भी शब्द के आगे आदमी लगाकर देखिए, भला प्लस आदमी यानी भला आदमी। तो जिसके आगे आदमी लग जाए और वो सुनने में सही लगे, वो विशेषण है। एकदम सही। अब आप पढ़ना आदमी तो नहीं कह सकते ना, इसलिए भला विशेषण है और भलाई उसी से बनी भाववाचक संज्ञा। क्या बात है। अब 13वां प्रश्न देखते हैं। इनमें से सही भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? ए चरित्र, बी सच्चरित्र, सी चरित्रता और डी ए और बी दोनों। तो यहाँ मैं बता दूं कि चरित्रता नाम का कोई शब्द हिंदी में होता ही नहीं है। ये पूरी तरह गलत है। तो उत्तर डी होगा, ए और बी दोनों। हाँ, आयोग ने अपनी संशोधित उत्तर कुंजी में चरित्र और सच्चरित्र दोनों को सही भाववाचक संज्ञा माना था। ठीक है। 14वां सवाल है, लोभ संज्ञा का कौन सा प्रकार है? लोभ यानी लालच। अब आप ही इसमें प्लेट टेस्ट लगाकर देखिए। लोभ को प्लेट में नहीं परोसा जा सकता और ये अदृश्य है, तो ये भाववाचक संज्ञा हुई। बिल्कुल। और इसका एक नियम और है कि भाववाचक संज्ञा हमेशा एक वचन रहती है। लोभ का कभी लोभो नहीं होता। ये एक वचन वाला नियम बहुत काम का है। अब 15वां प्रश्न देखते हैं, ऊंचा शब्द क्या है और ऊंचाई क्या है? ये विशेषण और भाववाचक संज्ञा का सबसे क्लासिक उदाहरण है। हाँ, PDF का तर्क कहता है कि ऊंचा मकान तो ऊंचा हो गया विशेषण, क्योंकि वो मकान की विशेषता बता रहा है। और ऊंचाई दिखती नहीं, महसूस होती है। आप दीवार को देख सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन उसकी ऊंचाई को प्लेट में नहीं परोस सकते। तो ऊंचाई भाववाचक संज्ञा हो गई।
बिल्कुल स्पष्ट हो गया ये तो। अब हम इस चर्चा के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण भाग की तरफ बढ़ रहे हैं, भाग 4, जहां अपवाद और वर्तनी के नियम हैं। हाँ, प्रश्न 16 से 18 तक, और 16वां प्रश्न तो बहुत ही हैरान करने वाला है। यदि भाववाचक संज्ञा बहुवचन हो जाए, जैसे ऊंचाइयां, तो वो क्या बन जाती है? ये पूरे पीडीएफ का सबसे बड़ा गोल्डन रूल है, या कह लीजिए सबसे बड़ा अपवाद है। तो उत्तर क्या है इसका? वो जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। अरे, मतलब संज्ञा का प्रकार ही बदल जाता है। बिल्कुल। हमने अभी पढ़ा था कि भाववाचक संज्ञा सदैव एक वचन होती है, लेकिन जैसे ही आपने उसका बहुवचन बनाया, जैसे बुराइयां, दूरियां, ऊंचाइयां, तो वो भाववाचक नहीं रहती, वो एक पूरी जाति बन जाती है। तो 17वां प्रश्न भी इसी से जुड़ा है। बुराई और अच्छाई का बहुवचन क्या होगा और संज्ञा का प्रकार क्या बदलेगा? तो बहुवचन होगा बुराइयां और अच्छाइयां, और संज्ञा बन जाएगी जातिवाचक। लेकिन यहाँ मास्टर की बॉक्स में वर्तनी का यानी स्पेलिंग का एक बहुत ही जरूरी नियम बताया गया है। हाँ, और छात्र अक्सर यही गलती करते हैं। नियम यह है कि एक वचन में हमेशा बड़ी ई लगती है, जैसे बुराई। लेकिन बहुवचन होते ही वो बड़ी ई छोटी ई में बदल जाती है। एकदम सही। ऊंचाई में बड़ी ई है, लेकिन ऊंचाइयां लिखते समय छोटी ई हो जाएगी। ये नियम हमेशा याद रखना चाहिए। चलिए अब आखिरी प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न 18, परिवार संज्ञा का कौन सा प्रकार है? ये हमने पहले भी थोड़ा डिस्कस किया था। परिवार एक समूहवाचक संज्ञा है, कलेक्टिव नाउन। क्योंकि ये कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि कई लोगों का समूह है ना? बिल्कुल। और पीडीएफ में इसके और भी कई बेहतरीन उदाहरण दिए हैं, जैसे पुलिस, सेना, संसद, गुच्छा, गिरोह और दल। तो जहां भी समूह का बोध हो वो समूहवाचक है। बहुत ही सरल और स्पष्ट। 20। जी बताइए, क्या सवाल है? सवाल कुछ यूं है कि इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है, और इसके विकल्प हैं ए पढ़ाई, बी लड़ाई, सी भलाई और डी कमाई। ये एक बहुत ही शानदार सवाल है, क्योंकि ये शब्दों की जड़ों की जांच करता है। मतलब ये देखता है कि शब्द पैदा कहां से हुआ है। बिल्कुल। देखिए, इसका सटीक उत्तर है विकल्प सी, यानी भलाई। अगर हम बाकी शब्दों का गहराई से विश्लेषण करें तो पढ़ाई शब्द पढ़ना क्रिया से निकला है। हाँ, और लड़ाई शब्द लड़ना क्रिया का परिणाम है। सही। और कमाई कमाना से उत्पन्न हुआ है। मतलब इन तीनों में कोई ना कोई एक्शन या काम हो रहा है। तो भलाई कहाँ से आया? जो भलाई है ना, वो मूल रूप से भला शब्द से बना है, और भला कोई काम नहीं है। ये एक विशेषण है जो किसी की खूबी बताता है। जैसे हम कहते हैं वो एक भला इंसान है। क्या बात है। मतलब सिर्फ भलाई ही वो भाववाचक संज्ञा है जो विशेषण के गर्भ से जन्मी है, न कि क्रिया के। ये स्पष्टता बहुत जरूरी है। जी, और परीक्षा में यही छोटी छोटी बातें आपको बाकी लोगों से आगे ले जाती हैं। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं स्लाइड 3 के 21वें प्रश्न पर, जहां आयोग का एक बड़ा ही दिलचस्प निर्णय सामने आता है। अच्छा, वो रिवाइज्ड आंसर की वाला मामला। एकदम सही पकड़े हैं। सवाल है कि इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है, और विकल्प दिए गए हैं ए चरित्र, बी सच्चरित्र, सी चरित्रता और डी ए और भी दोनों। यहाँ पर अक्सर परीक्षार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि एक से ज्यादा सही लग रहे हैं। तो ऐसे में क्या नजरिया होना चाहिए? देखिए, इस प्रश्न का आधिकारिक और सही उत्तर है विकल्प डी, यानी ए और बी दोनों। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि परीक्षा आयोग ने अपनी संशोधित उत्तर कुंजी में इन दोनों को ही सही माना। और अगर हम इसके पीछे का लॉजिक देखें तो चरित्र और सच्चरित्र दोनों ही अदृश्य गुण हैं, है ना? बिल्कुल। चरित्र इंसान के व्यवहार का एक समग्र रूप है जिसे आप छू नहीं सकते, और सच्चरित्र उसी का एक सकारात्मक पहलू है। दोनों ही भावनाएं हैं, इसलिए दोनों को भाववाचक मानना पूरी तरह से न्याय संगत है। परीक्षा के नजरिए से इन अपडेट्स पर नजर रखना वाकई गेम चेंजर होता है। चलिए अब स्लाइड 4 के 22वें प्रश्न पर चलते हैं। ये वाला मेरा निजी पसंदीदा है। तो जरूर, इसमें कोई मजेदार ट्रिक होगी? बिल्कुल है। सवाल है कि लोभ या संज्ञा का कौन सा प्रकार है। विकल्प हैं ए भाववाचक, बी व्यक्तिवाचक, सी जातिवाचक या डी समूहवाचक। तो यहाँ पर हमारी वो मशहूर प्लेट थ्योरी काम आती है। हाँ, तो जरा हमारे श्रोताओं के लिए इस प्लेट थ्योरी को आसान शब्दों में डिकोड कीजिए। जरूर। इसका सही उत्तर है विकल्प ए भाववाचक। और प्लेट थ्योरी इतनी सरल है कि इसे समझने के बाद आप भाववाचक संज्ञा कभी नहीं भूलेंगे। तो सिद्धांत यह है कि जो चीज भौतिक रूप में मौजूद नहीं है, जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते या हाथों से नहीं छू सकते, वो भाववाचक है। आप खुद सोचिए,
क्या लोभ या लालच को किसी थाली या प्लेट में परोसा जा सकता है? कि लीजिए भाई साहब, आज खाने में 1 किलो लोभ तौल कर लाया हूँ, खा लीजिए। बिल्कुल नहीं। ये इंसान के भीतर की एक अमूर्त भावना है। तो नियम साफ है, जिसे भौतिक रूप में प्लेट में सजाकर नहीं रखा जा सकता, वो हर स्थिति में भाववाचक संज्ञा ही होगी। ये सिद्धांत तो सच में जटिल नियमों को दैनिक जीवन के दृश्यों से जोड़ देता है। कमाल है। और यही वजह है कि ये दिमाग में हमेशा के लिए छप जाता है। अब आते हैं स्लाइड 5 और प्रश्न 23 पर। यह सवाल रूप परिवर्तन के गहरे नियम पर आधारित है। सवाल है, ऊंचाइयां शब्द में कौन सी संज्ञा है? और इसके विकल्प क्या दिए गए हैं? विकल्प हैं ए व्यक्तिवाचक, बी समूहवाचक, सी जातिवाचक और डी भाववाचक। एक नजर में तो कोई भी इसे ऊंचाई से जोड़कर भाववाचक ही मान लेगा। और यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, जातिवाचक। तो इसके पीछे का वो जादुई नियम क्या है? नियम बहुत सीधा है। जब भी कोई भाववाचक संज्ञा एक वचन से बहुवचन में बदल जाती है, तो वो अपना अमूर्त स्वरूप खो देती है। मतलब सिंगुलर से प्लूरल होते ही गेम बदल गया। एकदम। बहुवचन बनते ही वो एक पूरी श्रेणी या वर्ग का प्रतिनिधित्व करने लगती है और तुरंत जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे ऊंचाई अपने आप में एक अमूर्त गुण है, हाँ। तो वो भाववाचक है। हाँ, लेकिन जब हम ऊंचाइयां कहते हैं तो हम दुनिया की अलग अलग पर्वत चोटियों या इमारतों की ऊंचाइयों, एक पूरी जाति की बात कर रहे होते हैं। क्या बात है। इसी तरह बुराई भाववाचक है, लेकिन बुराइयां जातिवाचक हो जाती है। ये तो भाषा का पूरा विज्ञान है। बिल्कुल। एक वचन से बहुवचन बनते ही शब्द की व्याकरणिक पहचान ही पलट जाती है। ये नियम वाकई आंखें खोलने वाला है। चलिए अब स्लाइड 6 के प्रश्न 24 की तरफ बढ़ते हैं। ये थोड़ा सीधा लगता है। सवाल है, परिवार संज्ञा का कौन सा प्रकार है? विकल्प भी बता दीजिए। विकल्प हैं ए भाववाचक, बी व्यक्तिवाचक, सी जातिवाचक और डी समूहवाचक। हाँ, ये अपेक्षाकृत सरल है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, समूहवाचक। क्योंकि परिवार कोई एक इंसान तो होता नहीं है। सही कहा। भाषा में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि एक पूरी इकाई का बोध कराते हैं। परिवार माता पिता, बच्चों के एक संगठित समूह का नाम है। जैसे सेना, कक्षा या भीड़, ये सब पूरी मंडली को समेट लेते हैं। और इसीलिए ये समूहवाचक कहलाते हैं। समाज की संरचना सीधे सीधे भाषा में झलकती है। बहुत खूब। अब आते हैं स्लाइड 7 के 25वें प्रश्न पर। यह वाक्य की संरचना से जुड़ा है। सवाल है, इनमें से किस वाक्य में क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग है? ये काफी एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट है। विकल्प सुनिए। ए मैं खाकर सोऊंगा, बी टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और सी राधा तुतलाती है। यहां ये क्रियार्थक संज्ञा आखिर है क्या भला? देखिए, इसका सही उत्तर है विकल्प बी, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। क्रियार्थक संज्ञा हिंदी व्याकरण का बहुत ही परिष्कृत रूप है। सामान्य तौर पर तो क्रिया वाक्य के अंत में आती है ना? हाँ, किसी कार्य के होने की सूचना देने के लिए। लेकिन जब कोई क्रिया अपना मूल स्थान छोड़कर वाक्य के बिल्कुल प्रारंभ में आ जाए और एक संज्ञा की तरह व्यवहार करते हुए पूरे वाक्य का कर्ता बन जाए। बिल्कुल सही पकड़े, उसे ही क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। इस वाक्य में टहलना कोई एक्शन नहीं हो रहा है जिसे कोई कर रहा हो। यहाँ टहलने की आदत के बारे में बात हो रही है। मतलब टहलना खुद एक नाम या अवधारणा बन गया, अंग्रेजी के जेरंड की तरह। एकदम सटीक तुलना की आपने। ये बिल्कुल जेरंड जैसा ही है। ये तो ऐसा हो गया जैसे किसी फिल्म का सह अभिनेता अचानक से लीड रोल में आ जाए। क्रिया का कर्ता बन जाना भाषा की अद्भुत लोचशीलता है। और यही हिंदी व्याकरण की खूबसूरती है। चलिए स्लाइड 8 और 26वें प्रश्न की बात करते हैं, जो द्रव्यवाचक संज्ञा के विज्ञान पर है। यहाँ अक्सर लोग द्रव्यवाचक को सिर्फ पानी या तेल जैसी लिक्विड चीजों से जोड़ देते हैं। ये एक बहुत बड़ा भाषाई और वैज्ञानिक भ्रम है, जिसे दूर करना बहुत जरूरी है। लोग द्रव्य और द्रव शब्दों के बीच उलझ जाते हैं। तो दोनों में असली फर्क क्या है? द्रव्य का अर्थ होता है कोई भी तरल पदार्थ, लेकिन द्रव्य एक बहुत ही व्यापक वैज्ञानिक शब्द है जिसका अर्थ है पदार्थ, यानी मैटर। और विज्ञान कहता है कि मैटर की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। एकदम सही। तो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत केवल तरल चीजें नहीं आती। सोना, चांदी, लोहा जैसे ठोस, पानी, तेल जैसे द्रव और ऑक्सीजन, धुआं जैसी गैस, ये सब द्रव्यवाचक हैं।
मतलब व्याकरण का नियम ये है कि ब्रह्मांड की वो सभी वस्तुएं जिन्हें गिना नहीं जा सकता, सिर्फ मापा या तौला जा सकता है, वो द्रव्यवाचक हैं। जी, अनकाउंटेबल नाउन्स। ये साफ दिखाता है कि हिंदी व्याकरण भौतिक विज्ञान के सिद्धांतों के साथ कितनी गहराई से जुड़ा हुआ है। सच में व्याकरण और फिजिक्स का ये संगम अद्भुत है। इसी वैज्ञानिकता को आगे बढ़ाते हुए स्लाइड 9 के प्रश्न 27 पर आते हैं। सवाल है, भाववाचक संज्ञा की रचना निम्न में से किससे होती है? विकल्प क्या है इसके? ए क्रिया से, बी संज्ञा से, सी विशेषण से और डी उपरोक्त सभी। इसका सटीक उत्तर है विकल्प डी, उपरोक्त सभी। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण हिंदी भाषा की सबसे रचनात्मक प्रक्रियाओं में से एक है। तो क्या भाववाचक संज्ञाएं सिर्फ इन 3 चीजों से बनती हैं? नहीं, दरअसल कुल 5 अलग-अलग प्रकार के शब्दों में प्रत्यय जोड़कर इनका निर्माण किया जा सकता है। अच्छा, वो 5 कौन-कौन से? पहला है क्रिया, जैसे लड़ना से लड़ाई। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, जैसे मित्र से मित्रता। तीसरा विशेषण है, जैसे मीठा से मिठास। और बाकी 2? चौथा है सर्वनाम, जैसे अपना से अपनत्व। और 5वां है अव्यय, जैसे दूर से दूरी। ये बहुआयामी प्रक्रिया तो किसी भी परीक्षार्थी के लिए एक बड़ा हथियार है, मतलब अलग-अलग इकाइयां भावनाओं में बदल सकती हैं। बिल्कुल। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। जी, स्लाइड 10 और प्रश्न 28, और यहाँ एक और शानदार प्रो टिप मिलने वाली है। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? विकल्प बताइए। ए जमाओ, बी पहचान, सी सजावट और डी आलसी। तो इस सवाल को चंद सेकंड में हल करने वाली वो ट्रिक क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, आलसी। और इसे पहचानने की जो अचूक तकनीक है, उसे हम कहते हैं आदमी वाली तकनीक। आदमी वाली तकनीक, ये कैसे काम करती है? ये तकनीक विशेषण और भाववाचक संज्ञा के बीच के भ्रम को चुटकियों में सुलझा देती है। आपको बस दिए गए शब्द के तुरंत बाद आदमी शब्द लगाकर देखना है। चलें लगाकर देखते हैं। जमाओ आदमी, ये तो व्याकरण के हिसाब से एकदम बेतुका लग रहा है। हाँ, पहचान आदमी या सजावट आदमी भी बोलकर देखिए, कोई अर्थ नहीं निकलता। लेकिन जैसे हम कहते हैं आलसी आदमी, वाक्य एकदम स्वाभाविक और सार्थक लगता है। बस, इसका सीधा सा मतलब है कि आलसी शब्द किसी व्यक्ति की खूबी या विशेषता बता रहा है। इसलिए ये एक विशेषण है, ना कि भाववाचक संज्ञा, जबकि आलस भाववाचक है। ये तो जादुई छड़ी की तरह काम करती है ट्रिक। बिल्कुल, आपको लंबे चौड़े नियम रटने की जरूरत ही नहीं है। चलिए, अब वाक्य विश्लेषण की ओर ले जाने वाले स्लाइड 11 के प्रश्न 29 को देखते हैं। वाक्य दिया गया है, नीले आसमान में सुंदर पक्षी उड़ रहे हैं। और इसमें विशेष्य छांटना है, सही कहा? जी, विकल्प है ए नीले सुंदर, बी आसमान पक्षी और सी उड़ रहे हैं। ये विशेष्य का कॉन्सेप्ट भी बहुत परेशान करता है छात्रों को। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, आसमान पक्षी। इसे समझने का सबसे बेहतरीन तरीका है वाक्य को एक फिल्म की तरह देखना। अच्छा, फिल्म की तरह? हाँ, जो विशेष्य होता है ना, वो उस फिल्म का मुख्य नायक यानी हीरो होता है। विशेष्य वो मुख्य संज्ञा है जिसकी विशेषता या गुण बताया जा रहा है। और विशेषण? विशेषण वो शब्द है जो उस हीरो की तारीफ करता है। तो इस वाक्य में बात आसमान की हो रही है कि वो नीला है, और पक्षियों की हो रही है कि वे सुंदर हैं। एकदम सही। तो यहाँ बात किसके बारे में हो रही है? आसमान और पक्षी के बारे में। तो ये दोनों हमारे मुख्य केंद्र हुए, यानी विशेष्य। और नीले और सुंदर उनके विशेषण हो गए। ये हीरो और उसकी वेशभूषा का उदाहरण तो कॉन्सेप्ट को एकदम पारदर्शी बना देता है। इससे छात्र कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। अब स्लाइड 12 के प्रश्न 30 पे चलते हैं। ये प्रश्न संज्ञा के तीनों मुख्य प्रकारों की समझ को एक साथ परखता है। सवाल है, भाववाचक, समूहवाचक और जातिवाचक संज्ञा का सही शब्द क्रम कौन सा है? क्रम क्या दिया गया है प्रश्न में? यहाँ 3 शब्द दिए हैं। 1 दासत्व जो भाव है, 2 घोंद जो समूह है, और 3 जुलाहा जो जाति है। ये प्रश्न पूरे कॉन्सेप्ट के एक बेहतरीन सारांश की तरह है। इसमें जो क्रम दिया गया है वो संज्ञाओं की परिभाषाओं पर बिल्कुल खरा उतरता है। जरा एक-एक करके समझाइए। पहला शब्द है दासत्व। दासत्व गुलामी की एक अवस्था है। ये एक अमूर्त भावना है जिसे छुआ नहीं जा सकता, इसलिए ये भाववाचक है। और दूसरा शब्द है घोंद। घोंद असल में केले के गुच्छे को कहा जाता है। चूंकि ये कई केलों का एक समूह है, इसलिए ये निर्विवाद रूप से समूहवाचक है। और तीसरा शब्द है जुलाहा।
जुलाहा किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है, ये कपड़ा बुनने वाले एक पूरे समुदाय, पेशे या वर्ग का नाम है जो एक पूरी जाति का प्रतिनिधित्व करता है। अतः ये जातिवाचक संज्ञा है। तो ये अनुक्रम संज्ञा के वर्गीकरण को बहुत स्पष्टता से दर्शाता है। भाषा की कितनी सुंदर विविधता है ये। बिल्कुल। चलिए अब स्लाइड 13 के प्रश्न 31 की ओर आते हैं। सवाल है, क्षेत्र शब्द के स्थान पर भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? इसके विकल्प भी बता दीजिए। विकल्प हैं ए क्षत्रिय, बी क्षेत्रीय, सी क्षेत्रीयता और डी क्षेत्र। यहाँ शब्दों की बनावट पर बहुत ध्यान देना पड़ता है। जी, इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी, क्षेत्रीयता। यहाँ अक्सर परीक्षार्थी एक बहुत सामान्य सी गलती करते हैं और जल्दबाजी में क्षेत्रीय पर टिक कर देते हैं। हाँ, क्षेत्रीय सुनने में भाववाचक जैसा लग सकता है, परंतु हमें समझना होगा कि क्षेत्रीय एक विशेषण है। जैसे हम कहते हैं क्षेत्रीय भाषा या क्षेत्रीय चुनाव। तो इस विशेषण को अमूर्त भावना में बदलने के लिए क्या करना होगा? इसके लिए हमें इसमें ता प्रत्यय जोड़ना पड़ता है, तब जाकर ये क्षेत्रीयता बनता है। क्षेत्रीयता का अर्थ है किसी क्षेत्र विशेष के प्रति झुकाव या लगाव की भावना। विशेषण और भाववाचक के बीच का ये बारीक अंतर ही परीक्षा में सफलता और असफलता के बीच की रेखा खींचता है। एकदम सही बात है। चलिए अब हम इस विस्तृत चर्चा के अंतिम चरण पर पहुंच गए हैं। स्लाइड 14 का प्रश्न 32 ये सर्वनाम के एक ऐसे गणित से जुड़ा है जो अच्छों को उलझा देता है। अच्छा, तो सवाल क्या है? सवाल है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? और विकल्प हैं ए 6, बी 11, सी 5 और डी 8। ये प्रश्न सच में प्रतियोगी परीक्षाओं का एक ऐसा जाल है जिसमें अक्सर लोग फंस जाते हैं। इसका बिल्कुल सही उत्तर है विकल्प बी 11। तो इसमें भ्रम कहाँ पैदा होता है? लोग 6 क्यों सोचते हैं? भ्रम इस बात का होता है कि लोग सर्वनाम के प्रकार और कुल मूल सर्वनामों की संख्या को आपस में मिला देते हैं। तो इसे याद रखने का सही तरीका क्या है? यह बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि यदि प्रश्न में सर्वनाम के प्रकार या भेद पूछे जाएं, तो उत्तर 6 होगा, जैसे पुरुषवाचक, निश्चयवाचक आदि। लेकिन जब प्रश्न सीधा पूछता है कि कुल कितने सर्वनाम हैं, तो उसका तात्पर्य हिंदी भाषा के उन मूल 11 सर्वनाम शब्दों से है जिनसे बाकी सभी रूप बनते हैं। और वो 11 मूल शब्द कौन से हैं? वो है मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई और कुछ। मतलब इन्हीं 11 मूल शब्दों में कारक चिन्ह जुड़कर मैंने, उसने, मुझको जैसे अनगिनत रूप बनते हैं। एकदम सही। इसलिए मूल संख्या हमेशा 11 ही रहेगी। भेद 6 हैं लेकिन मूल शब्द 11 हैं। ये तथ्य तो हर हाल में रटा, मेरा मतलब है समझा होना चाहिए। बिल्कुल, समझना ज्यादा जरूरी है। तो संज्ञा और सर्वनाम की इस गहन विश्लेषण यात्रा में हमने साफ देखा कि भाषा का अध्ययन सिर्फ रटने की प्रक्रिया नहीं है। जी हाँ, चाहे वो अमूर्त भावनाओं को पहचानने के लिए प्लेट थ्योरी हो, या फिर विशेषण को पकड़ने के लिए आदमी वाली तकनीक, या फिर ये समझना हो कि द्रव्य ब्रह्मांड के पूरे भौतिक स्वरूप को दर्शाता है। एक वचन के बहुवचन बनते ही कैसे उसका पूरा व्याकरणिक चरित्र बदल जाता है, ये सब हमने आज की चर्चा में बहुत अच्छे से समझा। निश्चित रूप से। और इस पूरी चर्चा के अंत में यदि हम थोड़ा पीछे हटकर एक व्यापक दृष्टिकोण से देखें, तो एक बहुत ही गहरा विचार उभर कर सामने आता है। वो क्या? वो ये कि हिंदी भाषा की व्याकरणिक संरचना सिर्फ नियमों की कोई बोरिंग सूची नहीं है। ये एक अत्यंत तार्किक और वैज्ञानिक ढांचा है। ये बात तो आज साबित हो गई है। आप खुद सोचकर देखिए कैसे इंसानी मन की अमूर्त भावनाओं यानी भाववाचक से लेकर भौतिक दुनिया की ठोस, तरल और गैसीय अवस्थाओं यानी द्रव्यवाचक तक को इतनी सटीक श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ये सच में भाषा विज्ञान का वो स्तर है जहां वो सीधे मनोविज्ञान और भौतिकी से जा मिलता है। जीवन की सामान्य बातचीत में भी बिना एहसास किए हम इस गहरे वैज्ञानिक और तार्किक व्यवस्था का निरंतर उपयोग कर रहे होते हैं। हमारी भाषा वास्तव में हमारी दुनिया और हमारे दिमाग का एक व्यवस्थित नक्शा है। ये एक ऐसा विचार है जो भाषा को देखने का हमारा नजरिया ही बदल देता है। हाँ, हर बोले गए शब्द के पीछे पूरा विज्ञान और इतिहास काम कर रहा होता है। नवीन सर की इस अध्ययन सामग्री ने संज्ञा और सर्वनाम के जिन महत्वपूर्ण पहलुओं को छुआ है, वो किसी भी परीक्षा के लिए एक बहुत मजबूत नींव तैयार करता है। मुझे भी यही लगता है। इससे छात्रों को परीक्षा भवन में बहुत आत्मविश्वास मिलेगा। इसी विश्वास के साथ हमारी आज की ये विस्तृत और ज्ञानवर्धक चर्चा यहीं संपन्न होती है। जय हिंद, जय भारत।